चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई थी। मिडिएवल हरियाणा रहती है। अच्छा बताओ क्या पेजेस रहते हैं? मुझे तो लग रहा है पढ़ लिया था इसमें। इंडियन नहीं बात कर रही, हरियाणा, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के 2 चैप्टर थे मिडिएवल के। एक बार चेक करो, मेरी तरफ से शायद हो गए थे, देखना। पेज 49 पर था लास्ट, हो गया था कंप्लीट। ठीक है, अब एक बार देखो ज़रा, 2 चैप्टर हैं मिडिएवल हिस्ट्री के हरियाणा जीके में। पिछला निकालो, उसमें चेक करो कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। पेज 39 का मैप चेक करना, पढ़ लिया था हमने। 39 का मैप रहता था ना पढ़ना, अब तुम्हें समझ में आएगा, पढ़ के देखो। पेज 39 पर है हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। इसमें सबसे पहले ऊपर देखो जींद के पास लिखा है 1517 में मडारो लिखा है, मंढार लिखना है, मंढार, मंढार, मोहन सिंह मंढार, सुना है ये नाम? 2 हरियाणा के लोकल आदमियों ने बाबर से भी टक्कर ली थी, जिसके पास तोपखाना था, जिसने इंडिया के इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उस आदमी से हमारे हरियाणा के 2 लोकल लोग टक्कर ले गए थे, एक मोहन सिंह मंढार और एक शहीद हसन खान मेवाती। ये 2 आदमी हैं। हसन खान शहीद तो बाद में लगेगा ना, और मेवाती मेवात के कारण। तो एक लड़के का नाम है मोहन सिंह मंढार, ये कैथल में उससे भिड़ेंगे बाबर से। बाबर जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, क्योंकि उसके बाप दादा नाना कौन से लोगों के वंशज थे ये? वो तैमूर और चंगेज खान। हमारे 2 लोकल लीडर, एक मोहन सिंह मंढार जो कैथल में उनसे लड़ेंगे, खैर वो मारे जाएंगे, और फिर हमारे हसन खान मेवाती जो मेवात में लड़ेंगे और मारे जाएंगे। याद है, इनका बेटा फिर मान जाएगा कि मैं आपके अंडर आपको मानता हूँ अपना हेड, फिर उसको कुछ हिस्सा दे के और कहेंगे ठीक है तुम्हें गुलाम की तरफ आगे से हम रखेंगे। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। ये 2 कैरेक्टर हैं जिनका इज्जत से नाम लिया जाता है, क्योंकि बेशक मर गए, शहीद हो गए, लेकिन लड़े तो सही, बाकी लोग तो वैसे पैरों में गिर जाते थे। ये टिक कर लो अब। मंढार, इसको ठीक कर लेना, मडार को मंढार कर लेना। सिकंदर लोदी के विरुद्ध विद्रोह, इसका मतलब ये मंढार जाति किसी से दबती नहीं थी। किसके खिलाफ विद्रोह किया? हाँ, कभी सिकंदर, कौन सिकंदर लोदी? इब्राहिम लोदी के पिता। तो जो गलत करता, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का बड़ा आदमी रहा हो जिसने आगरा बसाया, या फिर वो बाबर रहा हो, ये सबसे लड़े, यानी गलत के खिलाफ ये सड़कों पर उतरे। कौन लोग? मंढार। इसलिए मंढारों की इज्जत है। कैथल में थे ये मेनली, लेकिन यहाँ जींद के टाइम, ये पुरानी बात है, उस टाइम जींद का हिस्सा। अब आ जाओ फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक। कौन फिरोज शाह तुगलक? जिसने 2 शहर बसाए थे। पागल का तो बेटा चाचा का बेटा था ये, जिसने फतेहाबाद और हिसार 1351 1354, वही फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर बसाया गया। यहाँ लिख लो 1351 में। राजा 51 में ही बना था, बनते ही पहला शहर बसा दिया फतेहाबाद। नेक्स्ट टिक करना हिसार के पास। फिरोज शाह ने हिसार बसाकर, बताओ हिसार कब बसाया? 1354 में, लिख लो 1354। हांसी की जगह हिसार को इक्ता बनाया। हमें याद है हांसी का इक्ता सबसे इंपॉर्टेंट था एंशिएंट, इसमें मिडिएवल हिस्ट्री में। नेक्स्ट पढ़ना 1451 में मुफ्ती तातार खां का विद्रोह। ये जो था ना, यही लिख लो, सिकंदर लोदी ने, हाँ सिकंदर लोदी के साथ इसकी लड़ाई हुई थी और बाद में ये इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसके बाद घूम के नीचे पहुंचो मेवात के पास। मेवातियों का बलबन द्वारा दमन। मेवाती सबसे लड़ते थे ना जो गड़बड़ करता था। किस किस को दुखी किया? बलबन को। और फिर बलबन ने एक गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया था दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर, और याद करें से जंगल कटवा दिए थे, फिर उनकी गर्दन कटवाई थी सबकी। ऐसा इससे और भयंकर काम औरंगजेब ने किया था जाटों और सतनामियों के साथ। तो वो सतनामी यहीं के तो थे आसपास के। वीर भान नहीं लिखा था हमने नाम, वही। तो ये टिक करो। मेवातियों का बलबन द्वारा दमन, चमड़ी में भूसा भरवा दिया था इनके। बलबन द्वारा गोपालगिरी का दुर्ग, ये दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर है। और रोहतक में आ जाओ, खिज्र खां और दौलत खां लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो ऐसे सारे युद्ध याद नहीं रहते। यहाँ कुछ विद्रोह लिख लो बेटा जो हम लोगों ने किए थे इनके खिलाफ। लिखो पहला विद्रोह, हेडिंग डाल दो, मैप में ही लिख लो, जगह खाली है। विद्रोह पहला लिखो कैथल का विद्रोह, ब्रैकेट में लिखना किसान,
कैथल का विद्रोह, किसान। इसके सामने लिखो एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी पागल बादशाह के टाइम, पागल राजा के टाइम। एमबीटी, कैथल का विद्रोह ब्रैकेट में किसान और एमबीटी का समय। दूसरा लिखो गोहाना का विद्रोह, याद है मंदिर तोड़े थे हमारे, वही वाला गोहाना का विद्रोह। फिरोज शाह तुगलक, इसका कजिन था ना फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट लिखो हिसार सफीदों के विद्रोह, ये सब किसान के हैं, हिसार सफीदों। तीसरा लिख लो हिसार एक ऑब्लिक सफीदों, सफीदों क्या जींद, तो जींद हिसार, ये भी किसानों का, ये भी फिरोज शाह के टाइम, फिरोज शाह। बताओ एमबीटी के टाइम कौन सा लिखा, कैथल, और फिरोज शाह के टाइम तुमने दो विद्रोह लिखे ना, गोहाना का और हिसार का, और ये सफीदों। यहाँ लिख लो हिसार सफीदों का स्वयं आया था, तो ये फिरोज शाह खुद आया था हिसार सफीदों विद्रोह को दबाने, किसानों का स्वयं आया। नेक्स्ट लिखो कलायत और जींद विद्रोह, ये भी किसानों के हैं, कलायत और जींद विद्रोह। ये सिकंदर लोदी, लोदी तो अगला वंश हो गया ना, इनके खात्मे के बाद लोदी आए थे। कलायत और जींद विद्रोह, सिकंदर लोदी। इनमें समझना कम होता है बेटा, शब्द याद कर लेना। जैसे कलायत आ गया तो किसके, देखो दो कलायत आया, एक ऊपर आया था वो कैथल था, कलायत किसका हिस्सा है, कैथल का ही। लेकिन स्पेशल पूछे कलायत का विद्रोह तो किसका टाइम टिक कराओगे, सिकंदर लोदी। अगर पूछे ये जींद वाली बेल्ट का विद्रोह तो फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी का देखो जींद का और कलायत का, सिकंदर लोदी। हिसार और सफीदो, सफीदो किसका पार्ट है, जींद का, ब्रैकेट में लिख लो। लेकिन तब ऐसे नहीं थे ना जैसे आज हैं, तो वो सफीदो पूछेंगे अलग से। नेक्स्ट यहीं पर लिख लो एक सरस्वती का युद्ध, वैसे ये इसमें भी आया था, फिर भी तुम अपने हाथ से लिख लो सरस्वती का युद्ध। सरस्वती नहीं मैंने सामने लिख दिया, सरस्वती ऐसे लिखा हुआ है किताब में, सरस्वती का विद्रोह, युद्ध लिख लो। इसके सामने लिखो गयासुद्दीन तुगलक, जो पहले वाला तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो शाह के बीच, खुसरो शाह के बीच। तुम्हें याद है एक हिंदू था जो कुछ धर्म बदल के बोला मैं अब राज करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के बेटा, पहले उसका दिमाग खराब था, क्या बोला, मैं ही क्या हूँ, मैं खलीफा हूँ। फिर वो 4 साल बाद मार दिया, और जिसने मारा वो कन्वर्ट हुआ था, पहले क्या था वो हिंदू, हिंदू से क्या बना, मुसलमान। तो जो ओरिजिनल मुसलमान थे उन्होंने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है और मैं गाजी हूँ। गाजी मतलब विधर्मियों का नाश करने वाला। कौन था ये, जो पहला तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक, यही गाजी बेग तुगलक है, गयासुद्दीन ही। उसके टाइम में ये युद्ध हुआ था, और ये हिंदू से मुसलमान बना था, जिसका नाम तुम लिख रहे हो, क्या नाम था इसका, खुसरो शाह। लिख लेना यहाँ, हिंदू से परिवर्तित है ये लंबा टिक नहीं पाया, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक लास्ट लाइन लिख लो, गयासुद्दीन के समय कोई विद्रोह नहीं हुआ, गयासुद्दीन के समय कोई विद्रोह नहीं हुआ। होता कैसे, कितने साल रहा था, 5 साल, 1320 से 25 लिख लो, 5 साल। विद्रोह के लिए समय भी तो चाहिए ना, इसका बेटा लंबा टिका था 26 साल, वो वैसे भी थोड़ा नालायक भी था। साउथ इंडिया में हुए थे ना उसके ज़्यादातर विद्रोह, तो बिना बात प्रॉपर्टी बढ़ा ली उसने, ज़रूरत भी नहीं थी। चलो अच्छा, यहीं पे एक पॉइंट लिख लो, मेवात के लोगों का धर्म परिवर्तन फिरोज शाह के काल में ज़्यादा हुआ। मेवात के लोगों का धर्म परिवर्तन फिरोज शाह के काल में। ये थोड़ा धर्मांध तो था ही फिरोज शाह, इसने हमारे मंदिर कहाँ के तोड़वाए, गोहाना के। कहाँ के लोगों का जबरदस्ती धर्म बदलवाया, मेवात का। ये मेवात के ऊपर बलबन ने भी काम किया, इसने भी। ऐसा कैसे पॉसिबल, क्योंकि ये दिल्ली से लगती प्रॉपर्टी थी। मैप देखो, दिल्ली के पास ही तो पड़ेगा ना मेवात। कुछ यहाँ पहले से मुसलमान ज़्यादा, तो जो हिंदू थे उनके ऊपर दबाव बनवा के क्या करवा दिया, मुसलमान बनवा दिए। दबाव कौन बना पाता है, जिसकी आबादी कम हो या ज़्यादा हो। तो मेवात में पहले भी तो मुसलमान ज़्यादा थे। चलो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट। अगले पेज पर देखना, ये पढ़ रखा है, मैप नहीं पढ़ रखा। पेज 40 के मैप पर आ जाओ। मैप में सबसे ऊपर देखो करनाल लिखा है, ये युद्ध के स्थल हैं करनाल।
टिक करो। 1739 नादिर शाह ने करनाल में मुगलों को हराया। नादिर शाह ने कौन से मुगल को हरा दिया? मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया था ना यहाँ से अपना सब खाली करके। यहाँ लिख लो करनाल का युद्ध, इसी को करनाल का युद्ध कहते हैं। तराइन के युद्ध अलग हैं, करनाल का युद्ध अलग, जबकि तराइन करनाल का ही पार्ट है पर नाम अलग अलग हैं। ये करनाल का युद्ध है, इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ। करनाल का युद्ध किसने किस पे अटैक किया है? नादिर शाह ने किस पर? मुगलों पर। करनाल में ही क्या पड़ता है? तराइन। लेकिन तराइन की लड़ाइयाँ बिल्कुल अलग हैं, तराइन का इससे कोई मतलब नहीं। तराइन याद है? पृथ्वीराज चौहान गौरी, फिर पृथ्वीराज चौहान गौरी। लेकिन तीसरी लड़ाई अलग थी, इल्तुतमिश और वो जो बाहर से आया था, क्या नाम था उसका? हाँ, तीन दोस्त थे ना ये, एक तो दिल्ली सल्तनत का मालिक, एक जो ये क्या नाम था इसका, हाँ कुबाचा, और एक यलदौज। कुबाचा बड़ा चालाक था, इसकी क्या वो थी कि किसी तरह यलदौज मर जाए तो फिर मैं प्रॉपर्टी हड़प लूँ, लेकिन यलदौज नहीं मरा। यलदौज तो खैर मार दिया इसने, उसने नहीं मारा। इल्तुतमिश ने यलदौज का भी सफाया किया और फिर कुबाचा जब सिरसा तक अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में आया तो उसने इसको भी मार दिया। तो ये तराइन के 3 युद्ध अलग अलग हैं। जो तुम लिख रहे हो वो करनाल का युद्ध लिख रहे हो, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, इसके बीच में मुगल। क्या ले गया था लूट के यहाँ से? ये कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस। इसी टाइम पे तो ईरान गए थे, वहाँ से फिर ये तोड़ फोड़ के कहते हैं वो जो पूरा वो था ना तख्त ए ताउस, वो तो उन्होंने पिघला पिघला के सब खत्म कर दिया। और जो कोहिनूर हीरा था वो हम जानते हैं पूरी दुनिया में घूमता रहा, फाइनली हमारे पास दोबारा भी आया था। हमारे सिख महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे इंडिया में था, लेकिन फिर इनके मरने के बाद अंग्रेज़ों ने जब सिखों के ऊपर कंट्रोल किया, यहाँ से फिर महारानी ब्रिटेन, उसके बाद वापस नहीं लौटा। पर ऐसा कहते हैं जिस जिसके पास गया ना उसका सत्यानाश हुआ बेटा। इसके साथ ये कहावत थी कि इसको लोग बड़े शौक से कि हम इस पर कब्जा करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी हो, लेकिन जिस जिसके पास गया उसका नुकसान हुआ, ऐसी कहावत थी। महारानी ब्रिटेन के पास जब ये पहुंचा उसके बाद लगातार फिर इनका जो काम धाम था ना वो सिकुड़ता गया और इनका जो साम्राज्य बहुत फैला था, जागरूकता आती गई, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनती गई, इनका साम्राज्य भी, भाई एक तो पूरे एम्पायर की मालकिन थी, एक सब आज़ाद हो गए। तो ये कहावत थी कि जिसके घर जाएगा उसका नुकसान करेगा। वैसे शान की बात थी, लेकिन जिस जिसके पास था उसका नुकसान हुआ। पढ़ो तो 1739 नादिर शाह करनाल में मुगलों को पराजित। तराइन के 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए। तराइन के एक्चुअली 3 युद्ध हैं, फेमस ज़्यादा 2 हैं, वो 1191-92, वो कम फेमस है इल्तुतमिश वाला, लेकिन हमें पता है। नेक्स्ट पढ़ना, पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध। पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध के सन भी हमें पता है, 1526, 1556 और 1761। अहमद शाह अब्दाली मराठे, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी। मंडार एक ऐसी जाति है जो इब्राहिम लोदी से भी लड़ी और मंडार बाबर से भी लड़े थे। चलो पढ़ो आगे। पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध, नीचे घूम के आ जाओ फरीदाबाद। 1754 में अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध। हम तो अब्दाली और मराठों का 1761 का फेमस मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी झड़प वड़प और इनकी ये सब चलते थे। यहाँ लिख लो फेमस 1761 वाला है, पर लड़ाइयाँ पहले भी, अब्दाली को पहली बार थोड़ी आया था भारत में। नेक्स्ट पढ़ना पलवल। पलवल में भरतपुर के शासक कौन सी जगह? भरतपुर, राजस्थान के शासक जवाहर सिंह जाट का अब्दाली के साथ युद्ध हुआ। कौन जवाहर सिंह जाट? राजा सूरजमल का बेटा, जिसने हमारे गुड़गांव में शीतला माता मंदिर बनवा रखा है, यही तो है वो। नेक्स्ट चेक करना मेवात का। मेवात पर अधिकार करके बलबन ने जंगलों को साफ किया, गोपालगिरी के दुर्ग की स्थापना की। तो मेवातियों के साथ बहुत कट्टर थे, एक तो बलबन और एक औरंगजेब। मेवात ही तो था वो इलाका जहाँ वो ज़्यादा एंटी थे लोग। नेक्स्ट पढ़ना महेंद्रगढ़ में 1672 में नारनौल में, डबल टिक कर लो, औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों का विद्रोह। हमने सतनामी पढ़ा था, थे तो पुराने, लेकिन फेमस किया वीरभान ने। और फिर एक वो सतनामी नहीं, घोड़े पे चलते थे, मार दिया था, फिर वो 5000 लोगों का मर्डर हुआ, ये वो वाली घटना है। नेक्स्ट हिसार पर आ जाओ। 1043, अगर हमें याद है 1001 से 1027 तक 17 आक्रमण, फिर उसका मसूद, मादू आए याद, ये इब्राहिम 1037, 1043 वही हैं ये, उसी के वंशज।
तो ये टिक कर लो। 1043 में गजनवी के पोते मसूद का हांसी पर आक्रमण, लेकिन ये 43 वाला तो ये हार गया था, 37 वाला जीता था, ये हार गया था। 1151 में विग्रहराज चतुर्थ का हांसी पर कब्जा। कौन विग्रहराज? चौहानों का लड़का, लिख लो, चौहान शासक, जो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, उन्हीं के खानदान का। और ये अरुणोराज का बेटा है। अरुणोराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज, बीसल देव, ये सब एक खानदान के हैं। अरुणोराज का बेटा। तो सोचो ये कहाँ, हरियाणा आ गए हैं, हिसार। कहाँ से आए हैं ये? राजस्थान। इनको पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ से वहाँ दे रहे हैं, इतना दबदबा था। तो हरियाणा के हांसी पर कब्जा। ज़्यादातर लोग हांसी पर ही क्यों अटैक करते थे? पैसा ज़्यादा। पैसा किस फॉर्म में था? गेहूं के, और गेहूं इसी बेल्ट में ज़्यादा था। जींद पे पहुंचो ऊपर। 1798 में जॉर्ज थॉमस, ये तो यहाँ का था भी नहीं, जहाज साहब, एक चोर था जो नेवी में से निकाल दिया, जहाज में बैठ के यहाँ उतर गया मद्रास। फिर वहाँ से याद है वो समरू बेगम, मेरठ। फिर वहाँ से इसने करते करते अपना हरियाणा में, मराठों ने कहा वहाँ से टैक्स निकलवा ले। कहाँ से? मेवात। फिर बढ़ते बढ़ते झज्जर, रोहतक, 1200 गांव की ओवल शेप्ड, ऐसे अंडाकार आकार में इसने अपना बना ली अपनी बेल्ट, और बोला मेरा किला भी तैयार मिल गया। कौन से वाला? हांसी का, जो पहले हमारे चौहान ने बनाया था, उसमें रहने लगा। उसमें इसने टकसाल बना दी और सिक्के छापने लगा। क्या नाम था? सिक्का साहिब। और लोग कहने लगे जहाज कोठी, जहाज कोठी, सब बना बनाया मिल गया। किला बना बनाया, सब कुछ काम धाम किया हुआ, आराम से आया यहाँ, मज़े किए। लेकिन बहुत यंग एज में मार दिया। पैरो नाम का एक फ्रांसीसी नहीं था, वो और सिख, ये सब एंटी होके इकट्ठे हो गए थे। चलो पढ़ो इसमें। हिसार के बाद जींद। 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जींद पर हमला करके अपनी रियासत में विलय किया। उसके बाद ऊपर 1009 में गजनवी का थानेसर पर आक्रमण, शासक जयपाल पराजित। 1014 में पुनः आक्रमण। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। पहली बार जब ये आया तो ये नारायणगढ़ तहसील से लौट गया था, यहाँ ठीक कर लो। जो लिखा है ना थानेसर, यहाँ लिख लो 1014, और 1009 के पास लिख लो अंबाला की नारायणगढ़ तहसील से लौटा। वो नीचे तक पहुंचा नहीं था। अंबाला की नारायणगढ़ तहसील से लौटा। 1014 में फिर ये आ गया था थानेसर। इसने मूर्ति तोड़ी थी ना, क्योंकि पत्थर की मिली मूर्ति, भंजक था ये। नीचे कुछ पॉइंट्स हैं बहुत काम के, पढ़ लो। 1191-92 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ। पहले में चौहान, दूसरे में गौरी। लिख लो तीसरा, अपने आप ही लिख लो यहाँ, तीसरा, तराइन का तीसरा। बताओ कब हुआ था? 1215। लिखो फटाफट, तराइन का तीसरा युद्ध 1215। इसी के पास जब पढ़ोगे तो तीनों याद आ जाएंगे। 1215 तुम भी पढ़ के अपना बैठ के पढ़ लो। 1215 लिख लिया। किस किस के बीच हुआ? जल्दी देखो। इल्तुतमिश और यल्दौज, लिख लो। इल्तुतमिश और यल्दौज। यल्दौज कौन है? गौरी का गुलाम। ऐबक का दोस्त है, गौरी का गुलाम है। आगे टिक करना। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर ने लोदी को पराजित किया और इसलिए इसका मकबरा फिर वहीं बन गया पानीपत में ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1756, तो गलत लिखा है, 1556, ठीक कर लो इसको, 1556। अहमद शाह अब्दाली और मराठे भी गलत लिखा है। क्या लिखना चाहिए? अकबर और हेमू। अगर अकबर ना हो तो बैरम खां, क्योंकि संरक्षक तो वही था। लिख लो अकबर और हेमू। सेकंड पॉइंट गलत है, थर्ड वाला सेकंड में छप गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठे तो थर्ड में थे ना, थर्ड टिक करो। 1761, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच मराठे पराजित। पहले याद है 2.5 महीने बैठे ही रहे वहाँ आमने सामने। 1 नवंबर से 14 जनवरी को लड़े, क्योंकि खाना खत्म होने लगा। बहुत नुकसान खाया मराठों ने। किसको फायदा हुआ? अहमद शाह अब्दाली बाहर से आया तो क्या इतनी रोटियां बांध के लाया था वो? हमने मदद की, ये हमारी कमी थी, क्योंकि हमारे अवध की बेल्ट के मुस्लिम लोगों को लगा कि अगर हमने इनको दिया खाना मराठों को तो ये हिंदुत्व को ले आएंगे, क्योंकि शिवाजी तो प्रॉपर टिपिकल अपना हिंदू थे। इसी चक्कर में हमें ये समझ नहीं आया कि विदेशियों को, बाहर वालों को खिलाने से बेहतर अगर अपने लोग राज करेंगे, फिर भी अपने ही धर्म के भाई अलग होंगे, हैं तो इंडियन ही। ये बात हमारी समझ में ही नहीं आई। तो तीसरी पॉइंट आगे देखो। अब कंप्लीट है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में पेज 44 देखना, उसमें तो कुछ खैर करना ही नहीं था। 44 में कुछ नहीं करना।
इसमें 48 देखना करा रखा है, ठीक है। ये हाथी सिंह बड़गुजर वाला ना, इसका मतलब ये हमारा कंप्लीट। मध्यकाल सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा हम लोग ना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। 5-7 दिन खाएगा वो, लेकिन एक बार तैयार हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी। पेज 61 पर आओ। हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम। हरियाणा में भारत का, यानी अब ये बात करेंगे आज़ादी की लड़ाई की, क्योंकि भारत का मतलब आज़ादी की लड़ाई। स्वाधीनता संग्राम। अब किताब को थोड़ी देर छोड़ दो, बोर्ड पर देखो। क्या हरियाणा खूब पैसा कमाने वाला स्टेट है? बहुत पैसा कमाया। अगर हमने पैसा कमाया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। जो पैसा कमाता है इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट थे तो हमने राजनीति में भी कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि पैसा कमा रहे हो, इम्पॉर्टेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुमसे प्रभावित होगी, तुम भी प्रभावित करोगे। हम सब ना सही, लेकिन इस हरियाणा की मिट्टी में कुछ लोग ऐसे जन्मे जिनका इतिहास में नाम दर्ज हुआ, जिन लोगों ने काम किया। अगर उनमें से कुछ एक की बात करें तो सबसे स्वर्णिम अक्षरों में नाम सबसे पहला हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। एक्चुअल में तो हरियाणा में जन्मे नहीं हैं, लेकिन काम सारा हरियाणा के लिए किया। इस आदमी की कर्म भूमि हरियाणा है। इसको पूरा देश पढ़ता है। लाल बाल पाल कोई हमारे पर्सनल नहीं है, पूरे देश के हैं, लेकिन क्योंकि इनका संबंध हमसे थोड़ा अलग है इसलिए इनको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। लाला लाजपत राय 1865 में जन्मे, मोगा ज़िला पंजाब में। 1865। जब ये 15 साल के थे 1880 में, उस ज़माने में बेटा 11-12 ना कॉलेज से होती थी, अब स्कूल से होते, पहले कॉलेज था। तो इनके फादर थे पढ़े लिखे आदमी। देखो पढ़ा लिखा इंसान कैसे अपने बच्चे को डायरेक्शन ठीक दे सकता है। इनके फादर उस टाइम में टीचर थे, पुराने ज़माने में, और उस टाइम पे वो अरबी, फारसी, उर्दू टाइप की लैंग्वेजेस स्कूल में पढ़ाते थे। तब पढ़ाई में ना उर्दू सीखना ज़रूरी था, बिना उर्दू सीखे आप कोई काम कर ही नहीं सकते थे। अंग्रेजी तो बाद की बात है ना, बहुत बाद में आई। तो इनके फादर टीचर थे, अरबी, फारसी, उर्दू पढ़ाते थे। सरकारी नौकरी थी उस ज़माने में, तो सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र भी हो जाता है टीचर्स का। जब ये 15 साल के हुए तो इनके पिताजी का ट्रांसफ़र, बल्कि जब ये छोटे थे 70s में, 1870s में, जब ये 5-7 साल के थे, 8-10 साल के, तो इनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया हमारे हरियाणा के रेवाड़ी में। वो रेवाड़ी में टीचर बन गए। तो ये बच्चे तो भी बाप के साथ ही जाएंगे, परिवार वहीं रहे। लेकिन तब तक तो बचपना था, समझ नहीं थी। 10वीं करने के बाद एक क्वेश्चन आता है, अब क्या करोगे? जैसे आज तुम्हारे सामने 12वीं की बात आता है। तो उस टाइम पे इनके फादर ने कहा कि लॉ की बहुत बढ़िया एक अच्छी ज़िंदगी है, आगे जाके पैसा है, मैं बढ़िया ज़िंदगी बन सकती है, लॉ पढ़ लो। तो उस टाइम पे लॉ पढ़ने के लिए या तो विदेश जाओ, बहुत ज़्यादा पैसा है तो विदेश, लंदन से पढ़ते थे, लेकिन हर कोई तो लंदन नहीं जा सकता ना बेटा। तो इसलिए इनको कहा कि 2 ऑप्शन है, या तो आगरा से पढ़ ले, आगरा से पढ़ते, या लाहौर से। अब पंजाब का आदमी कहाँ जाएगा ज़्यादा? लाहौर, क्योंकि खान पान सेम होगा। आगरा तो बिल्कुल बदला हुआ है ना। तो उन्होंने कहा मैं तो लाहौर से पढ़ूंगा। फादर ने पैसा लगाना था, दे दिया। लाहौर की यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री पढ़ी। तुम जानते हो लॉ कई साल का कहानी होती है, एकदम तो होता नहीं लॉ, 4-5 साल खाएगा। तो उस बीच में इनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, रेवाड़ी से उठ के ये हमारे हरियाणा के रोहतक में आ गए। 1884 की घटना है। तो अपने फादर, इस उम्र में बच्चा अपना हॉस्टल चला गया, वहीं रहा, वहीं पढ़ा। तो रोहतक में पिताजी थे। जब ये पढ़ के वापस लौटे 15 साल से, अब इनकी उम्र और 20-22 साल की हो गई, तब तक इनके फादर का अगला ट्रांसफ़र हो गया, ये था हिसार में। इसका मतलब इनके पिताजी की 3 जगह नौकरी तो हरियाणा में थी, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार। जब ये वहाँ से अपना लॉ पढ़ के वापस आए ना 5-6 साल बाद, तब इनके फादर हिसार में थे। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वहीं जाएगा जहाँ बाप रहता है, परिवार है, वहीं वापस लौटोगे ना। तो अपने परिवार में आए तो हिसार। फादर ने कहा भाई पढ़ लिख तो आया, अपना प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस शुरू की। तो इन्होंने हिसार में अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। इसका मतलब अब ये हिसार में क्या बन गए हैं? वकील। बाय प्रोफेशन ये वकील हैं। अब पिताजी की बैक स्ट्रॉन्ग थी, पेंशन भी आती थी, घर में कोई टेंशन तो थी नहीं पैसे वैसे की ज़्यादा। नाम क्या है? लाला जुड़ने का मतलब ये रिच हैं बेटा। ये असलियत के रिच लोगों को ही उस ज़माने में लाला कहते थे। तो लाला का मतलब इनके बैक पे पैसा है, ज़मीन जायदाद होगी, 10 तरह के साधन होंगे कमाई के। तो इनका ध्यान ना धीरे 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 करके राजनीति की तरफ मुड़ा।
एक होता है ना एक टाइम कि मैं लीडर बनूं, तो स्टार्टिंग इनकी बड़ी अच्छी रही। इनको बहुत यंग एज में काम करने का मौका मिल गया। कई लोग ना काम से बचते भागते हैं कि काम करना ना पड़े, कई लोग होते हैं कि काम मिल जाए एक बार, मुझे काम सीखना है, ये उन्हीं में से थे। तो इनको एक बार काम मिला रेवाड़ी, जहाँ इनका बचपन शुरू हुआ था ना, पिताजी की नौकरी पहली रेवाड़ी में थी हमारे यहाँ पर। तो रेवाड़ी में गौशाला बनी थी नई नई। रेवाड़ी की गौशाला के पीछे की कहानी सुनो। ये गौशाला का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वैदिक धर्म में गाय को माँ का दर्जा देते थे, बीच में सब भूल गए थे कौन गाय कैसी गाय, ज़रूरत ही नहीं है, अपनी ज़रूरत का दूध कंजम्पशन लायक हुआ, उसके बाद गाय की इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो हम सब जानते एक आदमी का नाम था दयानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरे हिस्ट्री को दोबारा से एक तरह से पढ़ा और अच्छी चीज़ों को वापस लेकर आए। दयानंद सरस्वती का असली नाम ये नहीं था, असली नाम तो इनका मूल शंकर तिवारी था। बिल्कुल अलग आदमी है ये, लेकिन इनको नाम बदल के इन्होंने नाम कर लिया दयानंद सरस्वती। ऐसे नाम पता है बड़े लोग क्यों रखते हैं? एक तो इनकी जात पात और धर्म ना पकड़ा जाए। दयानंद सरस्वती, तुम इनकी जात बता ही नहीं सकते। दया में जिसको आनंद आए, सरस्वती कोई सरनेम है ही नहीं, तो इनका असली नाम तो कोई भी पहचान जाएगा, फलां जात का फलां आदमी होगा। तो नाम बदल लिया, मूल शंकर तिवारी ने अपना नाम कर लिया दयानंद सरस्वती। शुरुआत में ना बेटा जब काम करते हैं तो कोई नहीं जानता होता, एकदम से नंबर 1 कोई नहीं बनता, पहले स्ट्रगल करना पड़ता है। एक स्ट्रगल फेज था, उस टाइम ये हरियाणा के अंबाला आए थे, बच्चा भी नहीं जानता था कौन आदमी है ये, आए घूम के चले गए। लेकिन जब ये दोबारा आए ना, तब ये इंडिया में एक नोन फेस था, सब जानते थे। कारण 1875 में मुंबई में इन्होंने एक समाज बना दिया था, आर्य समाज, और एक नारा दे दिया था वेदों की ओर लौटो, और एक आंदोलन चला दिया था शुद्धि आंदोलन, कि जो गलती से मुसलमान बन गए, इस्लाम में चले गए, वापस आ जाओ, शुद्धि करके हिंदू बन जाओ। तो ये इन कारणों से बहुत फेमस हो गए थे। अब एक फेमस पर्सनालिटी जब आएगी तो उसके आगे पीछे 100 तरह के लोग और भी आएंगे ना, कोई समाज सेवी, कोई न्यूज़ वाला, कोई जो भी रहे होंगे। तो सोचो अंबाला के टाइम में ये आए और चले गए, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन जब ये दोबारा आए 1878 में, 80 के बीच में, तब फिर ये एक नोन फेस थे, क्योंकि ये भारत की बड़ी हस्ती थे। तो ये आके रेवाड़ी में रुके, और रेवाड़ी में उस नंदराम, याद है तुम लोगों को? नंदराम को किसने प्रॉपर्टी दी थी? औरंगजेब। क्यों दी थी? उसने हाथी सिंह बड़गुजर पकड़ा, जिसने सांवलिया मेव मारा। तो रेवाड़ी के चौधराहट दी थी ना, उन्हीं का वंशज है, नाम है राव युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बेटा, इसको युधिष्ठिर लिखते हैं, हिंदी में आ सकता है ये वर्तनी में, बहुत लोग युधिष्ठर बोलते हैं, ये युधिष्ठर नहीं है, ये युधिष्ठिर है। इसका मतलब जानते हो? युद्ध में स्थिर रहने वाला, हिंदी में सर ने कराया होगा ना, युधिष्ठिर, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला उस आदमी का नाम था। राव तो तुम पहले से ही जानते हो, नंदराम ने फेमस कर दिए थे भाई, चौधराहट थी, सारा टैक्स इनके घर जाता, तो ये तो अमीर थे ही। राव युधिष्ठिर ने अपने यहाँ रुकवाया इनको, क्योंकि अब ये फेमस हैं, उनके घर रुके। 13 दिन तक पहली बार कहीं रुके, ये तो कभी रुकते नहीं थे, 2 दिन से फालतू वहाँ रुके, रोज आसपास घूमने जाते। तो ऐसे एक दिन घूमने जा रहे थे, चलते चलते इन्होंने एक लकड़ी सी उठा ली, ज़मीनें खाली पड़ी थी, और एक लकड़ी चलते तो ऐसे ऐसे ना बाउंड्री सी बना दी एक बड़े से एरिया में, और राव को कहा कि ये ज़मीन दान कर दो। उसी की थी वो राव की, कि दान कर दो गौशाला के लिए। तो बोला ठीक है गुरुजी, आपने कह दिया, हमने कर दी। वो जहाँ जहाँ वो लकड़ी का निशान गया, मान लो जितने किलोमीटर भी चले होंगे जैसा, वो उन्होंने दान कर दी। वहाँ पर हमारे हरियाणा की फर्स्ट गौशाला बनी थी। इस गौशाला के बनने के बाद हरियाणा में ब्रांच खुली थी इन्हीं की, आर्य समाज की। इससे पहले हरियाणा में ये आर्य समाज ही नहीं थे, 1880 में ये खुल गई थी। लेकिन उससे पहले क्या बनी? गौशाला। अब इस जो ये आर्य समाज की ब्रांच खुली है, मेन हेडक्वार्टर तो इनका वहाँ, मेन ब्रांच तो इनकी मुंबई में थी, फिर जगह जगह खुल गई। तो ये कहा भाई संभालेगा कौन? सरस्वती जी थोड़ी ना रोज यहाँ बैठे रहेंगे, तो चले जाएंगे। तब उस टाइम सोचो 1865 में जन्मे लाला लाजपत राय, सिर्फ 15 साल के एक लड़के, तुम सबसे छोटे थे, 15 साल के, 65 में जन्मे है ना, और 80 में सोचो ये यहाँ आ गए कि मैं संभाल लूँगा जी ब्रांच। यानी एक तरफ पढ़ाई लिखाई है, एक तरफ कामकाज है, दोनों को पैरेलल लेके चले। ये नाम ऐसे ही नहीं हो जाते कि लाला जी को हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, एक आदमी था पैदा हो गया, ऐसे नहीं पढ़ा जाता बेटा। 15 साल में अगले ने कहा मैं सेक्रेटरी की तरह काम कर दूंगा, जो जो मेरे जिम्मे का काम लगाओगे ना सारा मैं करूँगा। काम सीखा,
काम सीखने से क्या होता है, आप लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, चंदा भी मांगते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे ना। गौशाला में पब्लिक डीलिंग बहुत ज़रूरी है। तुम 4 गाय बांध लोगे तो उनका खर्चा नहीं चला पाओगे। तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि शहर में एक से एक अमीर लोग होते हैं, लेकिन उनके पास बैठ के उनसे बातचीत करके चंदा निकलवाना पड़ता है। बेटा जितना ये सिस्टम चलता है ना, सब पैसे से चलता है। मुफ्त में गौशाला कैसे चलेगी? गायों के खाने का सामान कहाँ से आएगा? गायों की जो केयर करते हैं, क्या वो रोटी नहीं खाएंगे? या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनके खर्चे नहीं हैं, वो बीमार नहीं होते? जो गौशाला में गोबर हटाने का काम करता है, भैंसों को या गायों को नहलाता है, जो भी करता है, क्या वो पैसे नहीं खाए चाहिए उसको? भाई वो भी इंसान है, तुम और मैं ही सोच लो ना। जैसे हमारे खर्चे ऐसे उसके खर्चे, तो उसको भी तो तनख्वाह देनी पड़ती होगी। 10 आदमी है तो 10 आदमियों का परिवार भी तो होगा। यानी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं चलती, हर चीज़ को पैसा चाहिए, और पैसा निकलवाते हैं इसी समाज के लोगों से। तो उनसे अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आपको बोलने का हुनर है, तो आप पैसे निकलवा लेंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनके टाइम में धीरे धीरे ये गौशाला एक तरह से फेमस हो गई। किसने इसको आगे बढ़ाया? लाला लाजपत राय। देखो वो लड़का यंग है, अभी पढ़ाई कर रहा है, उस टाइम पर इसने अपने कामकाज को इतना बढ़िया। इसका फायदा इसे पता है कब मिलेगा? जब ये पढ़ लिख कर लौटेंगे ना 1886 में, तो ये वेल ट्रेंड, पढ़ा लिखा, काबिल, जिसको पब्लिक के बीच में डर नहीं लगता, जो किसी से भी बात कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, वैसे भी लॉ पढ़ के आ गए, तो ये एक तरह से पर्सनालिटी वाइज बहुत पॉजिटिव बन गए। अब इसका असर तुम्हें दिखाई देगा जब 1886 में ये कहेंगे कि अब मैं रेवाड़ी की उस ब्रांच को, वो तो बढ़िया चल गई, वहाँ तो कोई भी काम कर लेगा, मैं नई ब्रांच खोलूँगा, और ये हमारे हरियाणा के हिसार में नई क्या बनाएंगे? आर्य समाज की शाखा। अगर हम देखें तो हिसार की बेल्ट में क्या पैसे वाले लोग होंगे? अगर हांसी हिसार बेल्ट खूब पैसा कमा के देती है तो अमीरों का गढ़ होगा ना हांसी हिसार। इस हिसार के लोगों को, जो पुराने लोग थे, उन्हें चिंता सताने लगी कि भाई ये तो यहाँ पे ये समाज ले आए। कौन सा समाज? आर्य समाजी हिंदुओं में से ही हैं, लेकिन अलग हैं। क्योंकि हिंदू क्या है, हम कर्म कांड की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू, लेकिन आर्य समाजी किसी मंदिर में पूजा नहीं करते। आर्य समाज के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं रखी होती बेटा। आर्य समाजी कहते हैं दिखावट क्यों करनी, तुम शादी ब्याह भी बहुत साधारण तरीके से, ये कभी भी फालतू के, जिसको हम बहुत ज़्यादा काम ज़रूरी मानते हैं ना, उसको ये कहते हैं तुम ये कर्म कांड मत करो, दिखावट मत करो। ये शादी में पैसा वेस्ट करना मानते हैं, इतने लोगों को बुला के क्यों खाना खिलाते हो? आर्य समाजी शादी क्या होती है, बस लड़की वाले 2-4 आदमी, 2-4 हो गई बस शादी, इतने से फॉर्मेलिटी। ये कहते हैं वेस्टेज मत करो, ना ज़्यादा मंदिरों में मूर्तियाँ रखो। इनका मानना है अगर सेवा करनी है तो किसकी करो? मानव की। अब इसको सोचिए, अगर हम इसको फॉलो करें बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करने से बेटा धीरे धीरे तुम्हारा हिंदुत्व तो गायब ही हो जाएगा। अगर मूर्तियां बननी बंद हो जाएंगी, अगली पीढ़ी को तुम कैसे समझाओगे कौन कृष्ण था, कौन हनुमान, कौन राम? क्योंकि तुमने उनकी मूर्तियां और उन सबसे उसकी नॉलेज को आगे बढ़ाया ही नहीं। ये चिंता सताने लगी हिंदुओं को, खासकर जो वो टिपिकल अपने सनातनी थे। उन्होंने कहा धीरे धीरे आर्य समाजी पूरे देश में ऐसी एक माहौल बना देंगे, हमारे तो भगवानों को लोग भूल जाएंगे। तो उनको फील हुआ कि नहीं, हमें टक्कर लेनी चाहिए और हमें भी अपनी ब्रांचेस चलानी चाहिए। तो 1886 में हरियाणा की इसी बेल्ट में कौन लोग भी एक्टिव हो गए? सनातनी। अब एक तरह से ये हिंदू हिंदू एक्टिव हैं। एक हिंदू कह रहे हैं मूर्ति पूजा करो, भगवानों के बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, मूर्तियां स्थापित करवाओ, हम पैसा निकलवाएंगे और बहुत सारे दानी लोगों से लेंगे। एक कह रहे हैं कि नहीं, मूर्तियां मत करो, अच्छे काम करो, विवाह पे कम से कम खर्चा करो, क्यों फालतू के खर्च करते हो, क्यों मूर्तियां बनवाते हो? दोनों हिंदू हैं, लेकिन दोनों अलग बातें कर रहे हैं। अब अगर देखें तो लाला जी एक्टिव आदमी हैं, उन्होंने किसका साथ दे रखा है? आर्य समाज का। लेकिन लाला जी अब इन दोनों से हटके कहेंगे यार ये तो फालतू की बातें हैं, मैं नया काम करूंगा। और वो 1886 से अगले साल जब ये कलेश देख लेंगे, वो कहेंगे तुम छोड़ो हटो, मैं तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया संस्था को लेकर आऊँगा। किसको? कांग्रेस। और वो हिसार में कांग्रेस की स्थापना करेंगे, इसी चक्कर में कि चलो कांग्रेस पूरे देश के लिए काम कर रही है, हम यहाँ भी इसकी स्थापना कर लेते हैं। अगर पूछे कांग्रेस हरियाणा में कहाँ से आ गई, तो हरियाणा से एक आदमी, जब पंजाब का आदमी था, राय बहादुर लाला मुरलीधर, वो पंजाब के थे, उस टाइम हरियाणा पंजाब था। जब पूरे देश के 72, सिर्फ 72 लोग मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इकट्ठे हुए थे 3 दिन की बैठक के लिए। इसे कहते हैं कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग। 28 दिसंबर, इसी महीने के आखिर में
28, 29, 30 3 दिन चली थी। यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सोना। खर्चा होता है जब ऐसे आप 72 लोगों को रखोगे, खिलाओगे पिलाओगे 2-3 टाइम, फिर आपने माइक सिस्टम भी लगाया होगा, उनके उठने बैठना, चाय नाश्ते सबका इंतजाम किया होगा। तो ये सोचो, ये 72 आदमी पूरे देश के कोने कोने से गए, हमारे हरियाणा पंजाब से गए, राय बहादुर लाला मुरलीधर। इन सबको कहा गया जाके अपने साथ 10-10, 20-20 आदमी जोड़ लो। अगली मीटिंग में ऐसे 72 नहीं आएंगे, 400-500 आदमी आएंगे। फिर हर बार 10-10, 20-20 जोड़ते जाओ, तो 400 लोग 10-10 जोड़ेंगे, 4000 हो गया ना बेटा। अब पहले 72 थे, 72 से 400, फिर 800, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते आज गिनती नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे मेंबर बढ़ाती है। तो इस मुंबई की बैठक में पहली बार जो गए वो हमारे पंजाब के राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। फिर इसी की मीटिंग होती रही बार बार। दूसरी मीटिंग में हमारे हरियाणा से मेन आदमियों में अगर देखें तो एक दीन दयाल शर्मा झज्जर से गए, और एक गए थे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, ये 2 मेन हैं। 1885 में ये वाले गए, 1886 में ये। अब ये दीनदयाल शर्मा कौन है? नाम से लग रहा है दीनहीन आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। हरियाणा का पहला अखबार इन्होंने ही निकलवाया था, झज्जर से निकलवाया। अखबार का नाम भी झज्जर रखा, निकलवाया उर्दू में। एक रिफा ए आम अखबार के नाम है ये, रिफा ए आम। और एक अखबार का नाम अपने ही नाम पर रख दिया। हमारा नाम क्या था? हरियाणा। अखबार का नाम भी हरियाणा। दोनों झज्जर से निकले, दोनों उर्दू में थे। तो इसका मतलब ये बड़ी हस्ती हैं। ये गए, जो अखबार निकाल सकता है वो बोल भी तो सकता है, उसके शब्दों पे अच्छी पकड़ है। और दूसरे कौन गए? बाल मुकुंद गुप्त। ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। बाल मुकुंद गुप्त सिर्फ 8वीं क्लास में थे। उस टाइम पे मथुरा अखबार में इनके कविताएं और कहानियां छपने लग गई थी। हाँ, शैदा उपनाम रखा है इन्होंने, और इस नाम से इनके लिखित में कभी कहानियां कभी कविता। 8वीं क्लास बेटा, हम तुम लोगों से कितने छोटे, मतलब एक बच्चे की तरह 8वीं क्लास का बच्चा उस टाइम पे इनके अखबारों में जाने लग गए थे। तो दोनों ये अखबार निकालने वाले, ये पहली बार 8वीं क्लास में जिसकी कविता कहानी छप गई हो, दोनों इंटेलिजेंट आदमी हैं। दूसरी बैठक में ये गए। तीसरी का हमारे हरियाणा में कोई लिखित में प्रमाण नहीं है। चौथी बैठक में फिर हम जिसकी पीछे कहानी पढ़ रहे थे वो गए। कौन है वो? लाला लाजपत राय। और फिर तो ये हर साल का ट्रेंड हो गया। ये अगर इसको गिने सन में तो 1885 में पहली बैठक, 86 जिसके बारे में बताया, 87 का हमें लिखित में नहीं है, 88। अभी मैंने तुम्हें बताया कि कांग्रेस के ऊपर भी काम इन्होंने 86 के बाद किया, और उसी के बाद फिर ये जाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें आपस में संबंधित हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है। तो हरियाणा में आर्य समाज के ऊपर काम किसने किया? लाला लाजपत राय। लेकिन आर्य समाज का पहले गौशाला वो हाथ से बता के गए, वो सरस्वती। किसकी जमीन? किसने कहा ठीक है मैं जमीन? तो क्या राव युधिष्ठिर की अपने पिताजी की जमीन थी बेटा? उनको भी तो कब्जे की मिली जमीन थी। किसने दे रखी थी? औरंगजेब। तब जमीनें खाली थी, कह दिया यहाँ की मलकियत तुम्हारी। तो इस तरीके से था ये सारा। चलो पेज नंबर 61 पर आ जाओ। हरियाणा में भारत का स्वाधीनता संग्राम। सबसे पहली हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये पहले पढ़ लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय शामिल हुए प्रतिनिधियों में हरियाणा के अंबाला से, कहाँ हुई थी पहली बैठक? मुंबई। मुंबई, यहाँ से मुंबई जाना तो बहुत बड़ी बात थी। मुंबई लिख लेना, स्थापना के पास लिख लो मुंबई। अंबाला से लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। किसे कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब? लाला मुरलीधर। लेकिन बेटा एक टाइम के बाद ना ये हरियाणा छोड़ गए। भाई बोले मैं तो लाहौर में रहूंगा। 1893 में ये यहाँ से चले गए छोड़ छाड़ के, पर उससे पहले काम बहुत कर गए। नेक्स्ट पढ़ना, दूसरे अधिवेशन में झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा। इनके 2 अखबारों का नाम बोलो। हरियाणा और रिफा ए आम। हिंदी में छापते थे क्या? नहीं, उस टाइम पे उर्दू, अरबी, फारसी ये पढ़े लिखों की भाषा थी। हिंदी में उस टाइम अखबार को प्रेफरेंस नहीं थी। यहाँ लिख लो रिफा ए आम और हरियाणा, इन दोनों का नाम मेंशन कर लो। रिफा ए आम ये सभा थी बेसिकली, उस सभा के अखबार का नाम था रिफा ए आम। तो रिफा ए आम और उर्दू का था, और हरियाणा। ठीक है, आगे टिक करना। रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इनका मैंने क्या बताया? 8वीं क्लास में इनका क्या नाम था अखबार का? मथुरा। मथुरा लिख लो। मथुरा पत्रिका थी वो, मैगजीन। मथुरा पत्रिका में लेख छपा। मथुरा पत्रिका में लेख छपा। ठीक है, वो भी उर्दू में।
मथुरा भी उर्दू में थी। और इनका उपनाम लिख लो शैदा। पहले ट्रेंड था, अपना नाम नहीं लिखते थे, अपना कोई उपनाम बनाते थे। शैदा, श 21 वाला श लिख के देखो, मैंने सामने लिखा हुआ ये रहा शैदा। 8th क्लास में इनका शैदा उपनाम से निकलने लग गई थी लिखित में रचनाएं। वैसे बाल मुकुंद गुप्त आगे डिटेल में भी आएगा, तब फिर इनका जन्म, गुड़ियानी, रेवाड़ी वो सब लिखा है, वहां पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, दोनों का संबंध अखबार से है। किस किस का? दीनदयाल शर्मा का भी और बाल मुकुंद गुप्त का भी। गुप्त कौन सी क्लास से अखबार में लिख रहे हैं? 8वीं। क्या उपनाम था? शैदा। और इन्होंने 2 अखबार क्या निकाले? हरियाणा और रिफाए आम। किस भाषा में निकाले? कहाँ से निकाले? ये सेकेंड मीटिंग में जाएंगे। फर्स्ट में गए थे वो राव बहादुर, क्या राय बहादुर, लाला मुरलीधर। फर्स्ट में 1 गया, सेकेंड में 2 गए। आगे पढ़ो। दूसरे अधिवेशन में हो गए, दोनों ने भाग लिया। 1888 टिक कर लो। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। इनकी कर्म भूमि क्या है? हिसार। इनके फादर का बड़ा लास्ट ट्रांसफर हमने हिसार पढ़ा। 3 जगह कहाँ कहाँ रहे? रेवाड़ी, रोहतक, हिसार। बचपन रेवाड़ी में बीता, फिर जब वापस आए पढ़ लिख कर कहाँ पढ़ने गए? पढ़ने लाहौर। फिर आके काम जमाया हिसार। ये इतना काम का एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया इस आदमी को? ये तब तो बच्चे थे। आर्य समाज के सचिव बना दिए। सचिव कहाँ, कौन सी शाखा के? रेवाड़ी। फिर इन्होंने कौन सी खुदी बनाई? हिसार। फिर किस किस में लड़ाई सी छिड़ गई? आर्य में और सनातनियों में। फिर इन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस पे काम करूंगा। फिर कांग्रेस पे 1888 में। नेक्स्ट चेक कर लो। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर लाला लाजपत राय की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हिसार। यहाँ डबल टिक कर लो, कर्म भूमि लिख लो, इनका काम यहाँ है। नेक्स्ट फिर पढ़ना, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा, जब इकट्ठे हुए लोग, रोहतक में इकट्ठे हुए, हार्ट ऑफ हरियाणा। टिक करो, पहली जनसभा अक्टूबर 1888 को रोहतक में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी अध्यक्षता तुर्बीज खान, ही तुर्राबाज खान है। एक आदमी के 2 नाम है, तुर्राबाज खान या तुर्बीज। देखो आगे लिखा है तुर्बीज खान। तो पूछे बताओ, हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा जिसमें जनता बुलाई गई, वो कहाँ हुई? रोहतक में। कब हुई वो? 1888 में। इसी 88 में कौन जाएगा? लाला लाजपत राय। तो इसका अंदर 88 हरियाणा के लिए लकी साल था। पहली बार जनता इकट्ठी हुई, माइक से भाषण दिया गया। आगे पढ़ो। 1907 में, ये तो मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बताया होगा, लाला जी के ऊपर झूठ मूठ का, देशद्रोह का बहाना बना के केस बना दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इनको निकाल दिया था और इनको झूठे केस में फंसा के मांडले जेल भेज दिया। मांडले जेल जो गया वो बीमार होके मर के ही लौटता था। ठीक ठाक आदमी नहीं आता। इतनी सीलन थी वहाँ, इतनी गंदी हवा, पानी बहुत खराब, ऐसे बिल्कुल सीलन भरे कमरे, उनमें बिच्छू, सांप। तो जो आदमी मांडले गया वो फिजिकली फिट नहीं रहता था, डिप्रेशन का मरीज बन गया, बीमार हो गया, और बिल्कुल जब मरने की हालत में फिर रिलीज करते। ये लकी थे इस मामले में। जनता ने ऐसा दबाव बनाया, मई में इनको भेजा था अंग्रेजों ने, नवंबर में वापस निकलवा लिए। लेकिन देखो उसी हालात में तिलक ने 6 साल काटे। ये तो निकल आए लेकिन तिलक वहीं फंसे रह गए, और तिलक को 6 साल बाद वहां से रिहाई मिली। फिर वो वापस आए तो उन्होंने फिर आके यहाँ होम रूल लीग बनाई थी तिलक ने। चलो ये पढ़ लो लास्ट पॉइंट। 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल डेनिजल इवेटसन, टिक कर लो, अंग्रेज है ये, ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर, मिंटो देश का हेड वायसराय है तुम्हारा, लॉर्ड मिंटो, इसके निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश निकाला देकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। परंतु भारी जन दबाव के चलते नवंबर 1907 में उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। तो 6 महीने मांडले काट के आए थे हमारे लाला लाजपत राय। किसने भिजवा दिए थे? लॉर्ड मिंटो ने। मिंटो की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि कांग्रेस ने इनके ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। कांग्रेस ताकतवर पार्टी थी, 3 लड़के निकाल दिए ना, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तिलक 6 साल मांडले में रहे, ये 6 महीने में वापस आ गए हरियाणा वाले। चलो बाकी कल पढ़ेंगे बेटा।